नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं नितेश गर्ग। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं INS24/7 बुलेटिन देश हमारा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पहली खबर महाराष्ट्र से, जहां महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर हुआ है, सियासी उलटफेर हुआ है। शिवसेना के 2 धड़ों में बंटने के बाद अब एनसीपी भी कुछ उसी राह पर चल पड़ी है। एनसीपी के नेता और शरद पवार के भतीजे अजित पवार अब शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। उनके साथ एनसीपी के 8 अन्य विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। अजित पवार के सरकार में शामिल होने के बाद एकनाथ शिंदे ने कहा है कि महाराष्ट्र में अब ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है, प्रदेश का विकास और तेजी से होगा। वहीं अजीत के डिप्टी सीएम बनने पर संजय राउत ने कहा है कि जिन लोगों को बीजेपी जेल में डालने जा रही थी उन्हें अब मंत्री बना दिया गया। अजीत पवार 1 घंटे के भीतर नेता विपक्ष से डिप्टी सीएम बन गए। घटनाक्रम इतनी तेजी से बदलता गया कि किसी को पहले से इसकी भनक तक नहीं लगी। सुबह अजीत पवार ने अपने समर्थक विधायकों के साथ बैठक की, जिसके बाद अजीत समर्थक विधायकों के साथ राजभवन पहुंच गए, जहां मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पहले से मौजूद थे। राजनीति के दिग्गज शरद पवार ने हाल ही में एनसीपी में फेरबदल किया था। उन्होंने अपनी बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को नई जिम्मेदारी देते हुए कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था, जिसके बाद से ही अजीत पवार नाराज थे, ऐसी खबरें थी। डिप्टी सीएम बनने के बाद अजीत ने एनसीपी पर अपना दावा पेश कर दिया है। कह दिया कि सारे के सारे विधायक मेरे साथ हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसी बगावत मैंने पहले कभी नहीं देखी, ऐसा शरद पवार का कहना है। कुछ लोग पार्टी पर अपना दावा पेश कर रहे हैं, उनके साथ असली एनसीपी नहीं है। तो इस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है और नेता प्रतिपक्ष भी बदल दिए गए। अब देखना होगा कि कल इस घटनाक्रम में क्या होता है, या यूं कहें अजीत पवार के साथ कितने विधायक और सम्मिलित होते हैं एनडीए में, देखना दिलचस्प होगा। के बाद मैं भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना 91 में, ये भी 91 में हम साथ साथ, तब एक कांग्रेस थी, कांग्रेस के वे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते हम वहाँ चुनाव जीत के गए थे। तब देखा था बहुत सालों से 1984 के बाद, ठीक तरह से सुनो, 1984 के बाद अपने देश में कोई भी एक ऐसा नेता कि उनके नेतृत्व में देश आगे जा रहा है, ऐसा कभी हुआ नहीं। महाराष्ट्र के नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार ने आखिरकार अपने चाचा एनसीपी प्रमुख शरद पवार को जोर का झटका दिया है। उन्होंने महाराष्ट्र की शिवसेना भाजपा सरकार को समर्थन दे दिया है। इसके बाद रविवार को उन्हें उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। यह कोई पहला मौका नहीं है जब अजीत पवार ने शरद पवार को झटका दिया हो। इससे पहले वे 2019 में चुनाव के बाद शरद पवार को झटका दे चुके थे। शपथ ली थी उप मुख्यमंत्री पद की और 80 घंटे बाद सरकार गिर गई थी, लेकिन तब शरद पवार के हस्तक्षेप के कारण उन्हें लौटना पड़ा था। क्या इस बार भी लौटेंगे? तमाम तरह के कयास है, लेकिन एक रिपोर्ट बनाइए, आप देखिए उसे। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े उलटफेर के कर्णधार अजित पवार के साथ छगन भुजबल सहित 9 एनसीपी विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। दावा है कि अजीत पवार के साथ एनसीपी के 29 विधायक साथ हैं, जिनके समर्थन की चिट्ठी राज्यपाल को दी गई है। आइए जानते हैं महाराष्ट्र के नए डिप्टी सीएम अजीत पवार के बारे में। अजीत पवार का सफर। अजीत पवार ने 1982 में राजनीतिक यात्रा शुरू की थी। 22 जुलाई 1959 को अहमदनगर जिले में हुआ जन्म। पारिवारिक स्थिति के कारण स्कूल से आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बड़े भाई के पुत्र हैं। चाचा शरद पवार से प्रेरित होकर राजनीति में आए। सबसे पहले वे पुणे के सहकारी चीनी कारखाने के बोर्ड में चुने गए। 1991 से लगातार बारामती से विधायक चुने जाते रहे। अपने प्रशंसकों के बीच प्यार से दादा कहे जाते हैं। 7 बार बारामती से विधायक चुने गए अजीत पवार। पत्नी के अलावा परिवार में 2 बेटे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के अलावा वह महाराष्ट्र के वित्त मंत्री भी रहे। 2019 में शरद पवार से पूछे बिना भाजपा को समर्थन कर दिया था। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ भी ले ली थी।
शरद पवार के हस्तक्षेप से इस्तीफा देना पड़ा। अजीत पवार के सरकार में शामिल होने की चर्चा होती रही थी। एनसीपी की कमान संभालना चाहते थे अजीत पवार। पवार ने बेटी सुप्रिया सुले प्रफुल्ल पटेल को बनाया कार्यकारी अध्यक्ष। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते थे अजीत पवार। पिछले कुछ महीनों से चाचा शरद पवार से नाराज चल रहे थे अजीत। आखिरकार चाचा पवार का साथ छोड़कर एनडीए सरकार में शामिल। महाराष्ट्र की एनडीए सरकार में एनसीपी के एक धड़े के शामिल होने से न सिर्फ शरद पवार को झटका लगा है, बल्कि विपक्षी एकता की कोशिशों पर भी आघात माना जा रहा है। वैसे अभी एनसीपी में विभाजन को लेकर कुहासा छटना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 रायपुर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। छत्तीसगढ़ में इसी को लेकर चर्चा जोरों पर है। 7 जुलाई को पीएम मोदी रायपुर में आम सभा करेंगे। साथ ही पीएम मोदी अपने प्रवास में छत्तीसगढ़ को कई विकास कार्यों की सौगात भी देंगे, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। पीएम मोदी अपने प्रवास में 2 घंटे रायपुर में रहेंगे। इसके बाद वे गोरखपुर के लिए उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ को लेकर क्या है उनका कार्यक्रम, क्या होंगी सौगातें, आखिर क्या कुछ चल रहा है छत्तीसगढ़ में, देखिए इस पूरे मामले पर रिपोर्ट। राजधानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। साइंस कॉलेज मैदान में बीजेपी की सभा और केंद्र सरकार के कार्यक्रम के लिए 2 अलग अलग वाटर प्रूफ डोम बनाने का काम शुरू हो गया है। तो वहीं भाजपा पीएम मोदी की सभा में 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं और लोगों को जुटाने के लिए लगातार बैठकें कर रही है। पीएम मोदी का 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर में बिताएंगे 2 घंटे। भारतीय वायुसेना के विमान से सुबह 9:40 पर स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर औपचारिक स्वागत के बाद 9:50 पर एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से साइंस कॉलेज मैदान के लिए रवाना होंगे। साइंस कॉलेज ग्राउंड पर 10 बजे से 10:30 बजे तक सरकारी कार्यक्रम, भारतमाला और रेलवे के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे तक आम सभा को संबोधित करेंगे। आम सभा के बाद पीएम 11:30 बजे हेलीकॉप्टर से एयरपोर्ट जाएंगे। 11:40 पर एयरपोर्ट से गोरखपुर के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी सरकारी कार्यक्रम में नेशनल हाईवे के अंतर्गत रायपुर दुर्ग के बीच बने 2 फ्लाईओवर का लोकार्पण, भारतमाला प्रोजेक्ट का शिलान्यास, चरौदा में रेलवे के सोलर प्लांट, रायपुर से नवा रायपुर मेमू ट्रेन का शुभारंभ समेत अन्य कई सौगातें छत्तीसगढ़ को देंगे। बहुत सी सौगातें देंगे, अभी उसकी लिस्ट आएगी और उसको लेकर जो है संभवतः NHI है, रेलवे है, ऐसा अनेक केंद्र की योजनाओं की सौगात देंगे। निश्चित रूप से अब यह सिलसिला चलेगा, क्योंकि भूपेश है तो धोखा है, ये केंद्र की कांग्रेस पार्टी ने मान लिया है और भूपेश और कांग्रेस का जाना तय है। और मोदी जी की होने वाली 7 तारीख की सभा इस सरकार के ताबूत में एक कील और ठोकेगी। और 7 तारीख की तैयारी को मोदी जी का, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 4.5 साल बाद उनका आगमन हो रहा है, तो पूरे छत्तीसगढ़ में अपार उत्साह है, रायपुर में अपार उत्साह है और मुझे लगता है कि लाखों की संख्या में उस दिन लोग पहुंचेंगे। पीएम मोदी अपने दौरे पर नेशनल हाईवे और रेलवे से जुड़ी परियोजना का लोकार्पण करेंगे। ऐसे में इस कार्यक्रम में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी शामिल हो सकते हैं। चुनावी तैयारी के लिहाज से यह भाजपा का सबसे बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, इसलिए पार्टी तैयारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को 1 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। अपने दौरे पर वे प्रदेश को कई विकास कार्यों की सौगात देंगे, तो वहीं भाजपा की आम सभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बार छत्तीसगढ़ का दौरा करने वाले वे पहले प्रधानमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा चुनावी साल में पीएम मोदी की बड़ी सभा के जरिए चुनावी तैयारियों को धार देना चाहती है।
पीएम मोदी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धि बताएंगे तो कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार पर प्रहार करते भी नजर आएंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी का ये छत्तीसगढ़ में 10वां दौरा होगा। 10वीं बार छत्तीसगढ़ आ रहे पीएम मोदी। पीएम के रूप में मोदी पहली बार 9 मई 2015 को दंतेवाड़ा आए थे। दूसरी बार 21 फरवरी 2016 को नवा रायपुर और राजनांदगांव के कुर्रू भाट गए थे। तीसरी बार 1 नवंबर 2016 को आए थे, तब जंगल सफारी गए थे और छत्तीसगढ़ राज्य उत्सव का शुभारंभ किया था। अंबेडकर जयंती पर 14 अप्रैल 2018 को बीजापुर के जांगला आए थे। मोदी पूरे देश के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की शुरुआत करने के लिए यहां पहुंचे थे। 5वीं बार 14 जून 2018 को नवा रायपुर और भिलाई आए थे। 2019 में लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 4 बार छत्तीसगढ़ आए थे। 2019 लोकसभा चुनाव को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद पीएम मोदी का एक भी छत्तीसगढ़ दौरा नहीं हुआ, जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि अब चुनाव है तो सभी आएंगे। लगातार केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, सभी झूठ बोलकर जा रहे हैं। सब लोग, मैं पहले बोल रहा हूं कि अभी देखिए, पहले गृह मंत्री जी आए, फिर नड्डा जी आए, कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आए, प्रधानमंत्री आने वाले हैं, केजरीवाल वाले सब आएंगे, लेकिन सब लोग झूठ परोस के जा रहे हैं। इधर कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा ने कहा कि पीएम मोदी छत्तीसगढ़ से प्यार करते हैं। इसका प्रमाण है कि आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत बीजापुर से की, लेकिन 4.5 सालों में भूपेश बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कोई प्रस्ताव केंद्र को नहीं भेजा। केवल कांग्रेस सरकार राजनीति में लगी रही। प्रधानमंत्री मोदी जी छत्तीसगढ़ से प्यार करते हैं। इसका प्रमाण है कि जो देश के लिए आयुष्मान भारत योजना 5 लाख का मुफ्त इलाज, इसकी शुरुआत कहीं से की तो छत्तीसगढ़ के बीजापुर से की। और यहाँ पर जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी और कांग्रेस पार्टी का जो रुख है, वो मुख्यमंत्री अपने आप को समझ ही नहीं पाए और न सरकार है इस बात का किसी मंत्री को एहसास हुआ और केवल विपक्ष की भूमिका में रहे। 4.5 साल रहे हैं, विकास को इन्होंने होम कर दिया, समाप्त कर दिया। और छत्तीसगढ़ के अंदर में बहुत सारी चीजें हो सकती थी, लेकिन काम करने के पीछे जो है कहीं भी इनकी मनसा ही नहीं रही, इनकी इच्छा शक्ति नहीं रही कि छत्तीसगढ़ अच्छा बने, केवल राजनीति किया है। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी के दौरे के पहले सियासत तेज हो गई है। वही विधानसभा और लोकसभा चुनाव की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने चुनाव की कमान संभाल ली है। 9 दिनों में बीजेपी के टॉप लीडरशिप के नेता छत्तीसगढ़ के दौरे कर चुके हैं। अब पीएम मोदी अपनी सभा के जरिए चुनावी माहौल बनाएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन तमाम कोशिशों का परिणाम क्या होता है। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गोरखेड़े की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बिलासपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार के नाम से जाना जाता है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ने इसे जमकर लूटा। पहले दिल्ली का यही हाल था। केजरीवाल ने दिल्ली में फ्री बिजली, फ्री शिक्षा, फ्री इलाज का हवाला देते हुए प्रदेश की जनता से आम आदमी पार्टी को समर्थन देने की अपील की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र सरकार पर करारा हमला बोला है। भगवंत मान ने कहा कि देश को सब कुछ मिला, लेकिन सरकार चलाने वाले नेता नहीं मिले। आज चारों तरफ इतनी महंगाई कर रखी है मोदी जी ने, इतनी महंगाई है कि नहीं है? घर का खर्चा चलना मुश्किल हो रहा है, तनख्वाह बढ़ी नहीं, आमदनी बढ़ी नहीं और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। सब्जी महंगी हो गई, आटा महंगा हो गया, दूध महंगा हो गया, हर चीज महंगी होती जा रही है। कभी सोचा महंगाई क्यों हो रही है? कभी सोचा महंगाई क्यों हो रही है? अपने आप नहीं हो रही,
मोदी जी ने इतना टैक्स लगा दिया, इतना टैक्स लगा दिया, आजादी के बाद इतना टैक्स कभी नहीं लगा था। और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने आम आदमी पार्टी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला है। आम आदमी पार्टी सिर्फ शहरी तमाशा है, ग्रामीण इलाकों में आम आदमी पार्टी को कोई नहीं जानता है। कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में कोई भी ग्रुप से कोई आ जाए, आज जनता बीजेपी को हराना चाहती है। आप का तो नाम नहीं सुना, गांव में पूछिए आम आदमी पार्टी क्या है। ये तो शहरी एक तमाशा है। ये क्या हो रहा है गांव में, आज पंजाब का क्या हाल है, ये सब बातें तो सामने आएंगी। और जिस पार्टी को जीतना ना होए वही पार्टी आके जनता को बहुत सारे आश्वासन दे देगी। और इसी बीच बिलासपुर से बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से, जहां लव जिहाद का मामला सामने आया है। मामले को लेकर लोगों ने थाने का घेराव किया है। लव जिहाद के मामले में थाने का घेराव किया गया है। मुस्लिम युवक पर हिंदू लड़की के अपहरण का आरोप है। अपहरण का केस दर्ज करने की मांग की गई है। थाने के बाहर बैठकर राम भजन गाए जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से आप देख रहे हैं, जहां लव जिहाद का मामला सामने आया है। कथित तौर पर लव जिहाद का आरोप लगाया गया है। थाने के बाहर बैठकर राम भजन गाया जा रहा है। देख सकते हैं आप, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बिलासपुर से। लव जिहाद के मामले में थाने का घेराव किया गया है। मुस्लिम युवक पर हिंदू लड़की के अपहरण का आरोप है। थाना तोरवा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर लव जिहाद के मामले पर तमाम स्थानीय परिजनों के साथ पहुंचे हैं। और भोपाल जिले की 7 विधानसभा सीटों पर कहीं मतदाताओं की संख्या बढ़ गई है तो कहीं घट गई है। मतदाताओं की संख्या कम होने वाली सभी विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का ही कब्जा है, जबकि भाजपा के कब्जे वाली सीटों पर संख्या में इजाफा दर्ज किया गया है। इसे लेकर अब कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि वो सवाल क्या है। मध्य प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव के बाद भोपाल में 1.14 लाख से ज्यादा नए वोटर जोड़े गए तो 18,000 से ज्यादा वोटर कम हुए हैं। खास बात यह है कि कांग्रेस की तीनों विधानसभाओं भोपाल उत्तर, भोपाल दक्षिण पश्चिम और भोपाल दक्षिण और भोपाल मध्य में वोटर्स कम हुए हैं, जबकि भाजपा के बैरसिया, नरेला, गोविंदपुरा और हुजूर में इनकी संख्या काफी बढ़ गई है। भाजपा की इन सीटों पर बड़े नए वोटर, हुजूर विधानसभा में 46,000 नए वोटर जुड़े, गोविंदपुरा विधानसभा में 26,000, बैरसिया विधानसभा में 23,000, तो नरेला विधानसभा में 17,000 वोटर जुड़े। भोपाल उत्तर में 6,000 वोटर, भोपाल दक्षिण में 6,000 वोटर और भोपाल मध्य में 5,500 वोटर कम हुए, जिसको लेकर अब कांग्रेस सत्ताधारी दल बीजेपी पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस पार्टी मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और जिस तरह से बीएलओस के माध्यम से खेल करने की चेष्टा हो रही है उसको हम बार बार ध्यान में लाएंगे चुनाव आयोग के, और हमारा जो बीएलए है मुस्तैद होकर इस षड्यंत्र को बेनकाब करेगा। भारतीय जनता पार्टी जिन हथकंडों से चुनाव जीतकर उसे जनमत सिद्ध करती रही है वो अब नहीं चलेगा। भाजपा विधायकों के इलाकों में महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा बढ़ गई है। हुजूर में 28,000 से ज्यादा, गोविंदपुरा में 16,000 से ज्यादा और नरेला में 12,000 से ज्यादा महिलाओं के नाम जोड़े गए हैं। इन तीनों इलाकों में पुरुषों की संख्या में महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा बढ़ी है, जबकि बैरसिया में महिलाओं की तुलना में पुरुष वोटर्स की संख्या बढ़ी है। वहीं कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी उल्टे कांग्रेस को दोष देती है। वोटिंग लिस्ट सबके लिए खुली होती है, किसी एक लोग की तो खुली नहीं होती है। क्यों नहीं कांग्रेस के विधायक क्यों नीरसता है? जहां जहां आप देखेंगे कांग्रेस के विधायक हैं, न तो उनका विकास पे ध्यान रहता है न वहां की समस्याओं पे। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी 24/7 365 दिन 5 साल जनता के साथ रहती है। यही कारण है कि हम जनता की सेवा में सतत लगे रहते हैं।
बहरहाल निर्वाचन आयोग के अनुसार भोपाल उत्तर, भोपाल दक्षिण पश्चिम और भोपाल मध्य में 18,449 वोटर बढ़े हैं। इनमें से पुरुष वोटर्स 16,000 से ज्यादा घट गए, जबकि महिलाओं की संख्या करीब 2,000 कम रही। वहीं भोपाल की 7 विधानसभाओं की बात की जाए तो कुल मिलाकर 96,489 वोटर बढ़े हैं। इनमें से 28,993 पुरुष और 67,329 महिला वोटर्स हैं। दिनेश शुक्ल, INS 24/7 भोपाल। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।